हुआ है कि आपके पास टैलेंट है, आप सही भी हैं, तर्क भी आपके साथ है, लेकिन फिर भी लोग आपकी बात नहीं सुनते। एक अजीब सी उलझन होती है कि मैं सही होते हुए भी हार क्यों रहा हूं। ये एहसास बहुत आम है और मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी इसे महसूस किया ही है। आज हम इसी उलझन की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का एक 20 मिनट का हिंदी ऑडियो सारांश। अब ये किताब लगभग 100 साल पुरानी है, तो सवाल उठता है कि क्या इसकी बातें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं? और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। देखिए, टेक्नोलॉजी बदल गई, समाज बदल गया, लेकिन इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे सम्मान पाना, हाँ, सम्मान पाना, अपनी अहमियत महसूस करना और दूसरों से जुड़ाव महसूस करना, वो आज भी वैसी हैं। कार्नेगी की किताब इन्हीं ज़रूरतों पर आधारित है। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, ये इंसान के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे बड़े सच से शुरू करते हैं। सारांश की पहली और सबसे बुनियादी बात कि इंसान लॉजिक से नहीं। भावनाओं से चलता है। हाँ, बिल्कुल। और सुनने में ये कितना आसान लगता है ना, बिल्कुल। पर असल में इसे अमल में लाना सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। और यहीं पर पहली मुश्किल शुरू होती है। जब किसी बहस में हम किसी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में उसके लॉजिक पर नहीं, उसकी भावनाओं पर। उसकी भावनाओं और उसके ईगो पर हमला कर रहे होते हैं। कार्नेगी ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी कि इंसान का ईगो एक किले की तरह है। एक किले की तरह। अच्छा। हाँ, जैसे ही उस पर हमला होता है, वो अपने सारे दरवाजे बंद कर लेता है। फिर आप चाहे कितने भी सही तर्क दें, वो अंदर जा ही नहीं सकते। ये ईगो का किला वाला आइडिया कमाल का है। सारांश में ऑफिस का एक उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई सहकर्मी गलती करता है और आप सबके सामने कहते हैं, तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आती। आपने भले ही फैक्ट्स के आधार पर सही बात कही हो, लेकिन आपने सीधे सीधे उसके किले पर हमला कर दिया। सही बात है। अब वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो बस अपना बचाव करेगा। तो फिर कार्नेगी का तरीका क्या है? कार्नेगी का तरीका उस किले पर हमला करने का नहीं है, बल्कि दरवाजा खटखटाकर अंदर आने का न्योता मांगने जैसा है। अच्छा। अगर उसी स्थिति में आप कहें, मुझे लगता है इस काम को करने का एक और तरीका हो सकता है, क्या हम साथ मिलकर इस पर सोच सकते हैं, तो नतीजा बिल्कुल अलग होगा। मतलब आपने उसे गलत साबित नहीं किया, बल्कि उसे एक सहयोगी बना लिया। बिल्कुल। ये विनम्रता नहीं, ये स्मार्ट साइकोलॉजी है। आप इंसान को हरा नहीं रहे, आप उसे अपने साथ ला रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है। जी। मान लीजिए कि दांव पर बहुत कुछ लगा है और सामने वाले की गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे कोई डॉक्टर या पायलट। क्या तब भी किसी को सीधे सीधे उसकी गलती बताने से बचना चाहिए? मतलब इस सिद्धांत की कोई सीमा है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर बारीकी समझने की जरूरत है। कार्नेगी का मतलब ये नहीं है कि आप गलतियों को नजरअंदाज करें। मतलब ये है कि आप कैसे गलती बताते हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छा। एक सीनियर सर्जन भी अपने जूनियर को ये नहीं कहता कि तुम बेवकूफ हो। वो कहता है, इस प्रक्रिया को फिर से देखो, क्या यहाँ कोई और बेहतर तरीका हो सकता था। मतलब फोकस इंसान से हटाकर प्रक्रिया पर ले आएं। सही कहा। इससे ईगो को चोट नहीं पहुंचती और सीखने की गुंजाइश भी बनी रहती है। तो अगर ईगो पर सीधा हमला काम नहीं करता, तो इसका उल्टा तरीका काम करना चाहिए, यानी ईगो को मजबूत करना। हाँ। और यहीं से सारांश हमें दूसरे बड़े सिद्धांत पर लाता है, सच्ची तारीफ की ताकत। पर आज की दुनिया में तारीफ को अक्सर चापलूसी समझ लिया जाता है। हाँ, या पॉलिटिक्स। तो असली और नकली में फर्क कैसे किया जाए? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। कार्नेगी ने इस पर बहुत जोर दिया है कि चापलूसी और सच्ची तारीफ में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? चापलूसी झूठी होती है और सामने वाला इसे तुरंत पहचान लेता है। वो मतलबी होती है, आप कुछ पाने के लिए तारीफ कर रहे हैं। सच्ची तारीफ दूसरी तरफ निस्वार्थ होती है, वो सामने वाले के किसी खास गुण या काम पर आधारित होती है जो आपने सच में नोटिस किया है। सारांश में बच्चों का एक उदाहरण है। एक बच्चा 60 नंबर लाता है और माँ बाप कहते हैं बस इतने ही। इससे तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। हाँ, लेकिन अगर वो कहें तुम्हारी मेहनत दिख रही है और मुझे यकीन है कि तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो, तो ये तारीफ उसे प्रेरणा देती है। बिल्कुल, ये उसके प्रयास की तारीफ है, ना कि झूठी प्रशंसा। और यही इसका मनोवैज्ञानिक आधार है। वो क्या है? जब आप किसी के प्रयास की तारीफ करते हैं, तो आप असल में उसे ये संदेश दे रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारी अच्छाई को देखा,
ये इंसान की सबसे गहरी जरूरतों में से एक है। देखे जाने और सराहे जाने की जरूरत। हाँ, और जब ये जरूरत पूरी होती है तो इंसान खुद को बदलने के लिए प्रेरित होता है। सारांश की एक लाइन है, जिस इंसान को आप बदलना चाहते हैं पहले उसकी अच्छाई देखिए। ठीक है, तो सच्ची तारीफ काम करती है। लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, आलोचना, या जिसे हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं। हाँ, हमने बात की कि सीधे हमला नहीं करना चाहिए, पर फीडबैक देना तो जरूरी है, काम पर भी, रिश्तों में भी। तो बिना ईगो का किला खड़ा किए ये कैसे किया जाए? कार्नेगी का तरीका यहाँ भी बहुत मनोवैज्ञानिक है। नियम है, आलोचना करने से पहले या तो अपनी गलती बताइए या कोई तारीफ कीजिए। अच्छा, इसे फीडबैक सैंडविच मेथड कहते हैं शायद। हाँ, उसका पुराना रूप समझ सकते हैं। जब आप अपनी बात की शुरुआत अपनी किसी गलती से करते हैं तो आप सामने वाले को अपने बराबर ले आते हैं। आप जज की कुर्सी से उतरकर एक साथी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हाँ, ये बहुत असरदार हो सकता है। जैसे ये कहने के बजाय कि तुम हमेशा मीटिंग में देर से आते हो, ये कहना कि मुझे भी पहले समय पर पहुंचने में बहुत मुश्किल होती थी, फिर मैंने ये तरीका अपनाया, शायद तुम्हारे भी काम आए। वाह, यहाँ लहजा बदलते ही पूरा मतलब बदल गया। बिल्कुल, आपने उसे शर्मिंदा नहीं किया बल्कि मदद की पेशकश की। और दूसरा तरीका था तारीफ से शुरुआत करना। हाँ, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, डेटा बहुत अच्छे से समझाया। बस एक छोटा सा सुझाव है, अगर हम स्लाइड्स का फॉन्ट थोड़ा बड़ा रखें तो पीछे बैठे लोगों के लिए और आसानी होगी। तो आपने पहले एक सकारात्मक माहौल बनाया, जिससे सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया। वो इसे एक हमले के तौर पर नहीं बल्कि एक सुधार के सुझाव के तौर पर देखता है। तो अभी तक हमने जो भी बात की, बहस न करना, तारीफ करना, आलोचना का सही तरीका, ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि सामने वाले को खास और महत्वपूर्ण महसूस कराओ। हाँ, सारांश में इसे रिश्तों का सबसे गहरा राज बताया गया है। और इसे करने के तरीके हैरान करने वाले रूप से सरल हैं, जैसे किसी का नाम याद रखना। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। किसी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मीठा शब्द होता है। जब आप किसी का नाम लेकर उसे बुलाते हैं तो आप उसे ये संदेश देते हैं कि आप मेरी नज़र में एक व्यक्ति हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि इतनी छोटी सी चीज का इतना बड़ा असर क्यों होता है। क्योंकि ये सीधे तौर पर इंसान की पहचान से जुड़ा है। आज की डिजिटल दुनिया में सोचिए, जहां हम यूजर नेम से जाने जाते हैं, वहां कोई अगर आपका असली नाम याद रखता है तो ये एक बहुत मजबूत कनेक्शन बनाता है। सही बात है। और दूसरी सबसे ताकतवर चीज है किसी की बात को बिना टोके ध्यान से सुनना। ये तो आज के दौर में सबसे मुश्किल है, हर कोई अपने फोन में खोया है। बिल्कुल, और इसीलिए किसी को अपना 100% ध्यान देना सम्मान देने का सबसे बड़ा रूप बन गया है। सारांश का एक उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। आप किसी से मिलते हैं और कहते हैं, पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने बताया था कि आपके बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो कैसा चल रहा है? हाँ, ये छोटी सी बात सामने वाले को हैरान कर देगी। उसे लगेगा कि आपने सिर्फ उसकी बातें सुनी नहीं बल्कि याद भी रखी। और यहीं से भरोसे की शुरुआत होती है। तो ये दिखाता है कि कनेक्शन बनाने के लिए आपको कोई महान काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटी छोटी ध्यानपूर्वक की गई चीजों से बनता है। ठीक है, तो हमने कनेक्शन बना लिया, भरोसा कायम कर लिया। अब आते हैं उस सवाल पर कि लोगों से अपनी बात मनवाएं कैसे, या उनसे कोई काम कैसे करवाएं। सारांश का जवाब है, आदेश मत दीजिए, सुझाव दीजिए। ये लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक है, मुझे लगता है। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक स्वामित्व या साइकोलॉजिकल ओनरशिप के सिद्धांत पर काम करता है। वो क्या होता है? जब आप किसी को आदेश देते हैं, जैसे ये काम ऐसे करो, तो वो उस काम को एक बोझ की तरह देखता है। लेकिन जब आप सुझाव देते हैं, जैसे आप क्या सोचते हैं अगर हम इस काम को ऐसे करने की कोशिश करें, हाँ, तो आप उसे सोचने की प्रक्रिया में शामिल कर लेते हैं और तब उसे लगता है कि ये मेरा आइडिया है। ठीक वही। और इंसान अपने आइडिया के लिए जी जान से मेहनत करता है। एक अच्छा लीडर कभी नहीं कहता मेरा आइडिया मानो। वो ऐसे सवाल पूछता है कि टीम को खुद लगने लगता है कि ये उनका अपना आइडिया है। बिल्कुल, आपने उन्हें सिर्फ काम नहीं दिया, आपने उन्हें एक मकसद दिया है। सारांश में एक और छोटी सी पर बहुत असरदार बात कही गई है, मुस्कान की ताकत। हाँ, मुस्कान किसी भी सकारात्मक बातचीत का एंट्री टिकट है। एंट्री टिकट, हाँ, ये बिना शब्दों के ये बताती है कि मैं दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। ये सामने वाले के डिफेंस मैकेनिज्म को कम कर देती है और उसे आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा खुला बनाती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि कार्नेगी के सिद्धांत आज भी
उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल है। सारांश में 5 मुख्य जीवन सबक बताए गए हैं जो हमारी बातचीत का निचोड़ भी हैं। पहला, लोगों को गलत साबित करने की जंग में जीत कर भी हार होती है। सही। दूसरा, सच्ची तारीफ में इंसान को बदलने की ताकत होती है। बिल्कुल। तीसरा, आलोचना से ईगो की दीवार और मजबूत होती है, इसलिए तरीका बदलो। हाँ, तरीका बदलना जरूरी है। चौथा, हर इंसान अंदर से खास महसूस करना चाहता है। और पांचवां, जो शायद सबसे जरूरी है, कम्युनिकेशन से ज्यादा जरूरी कनेक्शन है। और स्रोत ये भी याद दिलाता है कि ये किताब आज के नेटवर्किंग और क्लाइंट्स को संभालने के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसकी सबसे शक्तिशाली पंक्ति मेरे हिसाब से ये है, ये किताब सिर्फ सफलता पाना नहीं सिखाती, ये इंसान बनना सिखाती है। वाह। एक ऐसी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी की वजह से अक्सर अमानवीय महसूस हो सकती है, इंसानियत के ये सबक अनमोल है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये ऑडियो सारांश खुद कार्नेगी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है। वो कैसे? वो श्रोताओं को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इन सबकों को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए प्रेरित करता है। और फिर अंत में वो बड़ी विनम्रता से अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का आग्रह करता है। हाँ, एक आदेश नहीं, बल्कि एक सुझाव, एक समुदाय का हिस्सा बनने का निमंत्रण। यह अपने आप में इन सिद्धांतों की प्रभावशीलता का सबूत है। सही कहा। लेकिन हमने ये सारी बातें उन सिद्धांतों पे की जो आमने सामने की बातचीत से पैदा हुए थे। और ये आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी ज्यादातर बातचीत ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया कमेंट्स के जरिए होती है, जहां हम आवाज का लहजा, चेहरे के भाव और एक साधारण मुस्कान की ताकत खो देते हैं, क्या हम इन सिद्धांतों के असली मतलब को खोने का खतरा मोल ले रहे हैं? अच्छा। क्या किसी की पोस्ट को लाइक करना सच्ची तारीफ की जगह ले सकता है? क्या एक इमोजी एक असली मुस्कान की भरपाई कर सकती है? शायद आज की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ कार्नेगी के ज्ञान को लागू करना नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में इसका ऐसा अनुवाद करना है जिससे इसकी आत्मा न मर जाए।